नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। बीते दिनों 3 जनवरी को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में हिंसा भड़की और पूरे सोशल मीडिया में ये बहस चल पड़ी कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसकी अनदेखी की। बहुत जोर शोर से इस बात को प्रचारित करने की कोशिश की गई कि देश का बुद्धिजीवी वर्ग खामोश है और मालदा के अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। क्या मालदा की घटना में दादरी और मुजफ्फरनगर की हिंसा जैसी संवेदनशीलता नहीं है? आज इस बात की पड़ताल करेंगे कि क्या वाकई मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसकी अनदेखी की? क्या असहिष्णुता के नाम पर विह्वल हो जाने वाला बुद्धिजीवी वर्ग मालदा की हिंसा पर खामोश रहा? इस मुद्दे का दूसरा पक्ष जाली नोट, अफीम के कारोबार और राजनीति के घालमेल से भी जुड़ा हुआ है। सवाल है कि 3 जनवरी का प्रदर्शन विरोध की किसी अंतर्राज्यीय श्रृंखला का एक हिस्सा था जो काबू से बाहर हो गया। यहाँ एक बात जरूर याद रखने वाली है कि मालदा के हिंसा प्रभावित इलाके कलियाचक में देश के बहुसंख्यक हिंदुओं की तादाद मुस्लिम आबादी के मुकाबले कम है। बहरहाल सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई यहाँ एक राजनीतिक वर्ग को शोषित वर्ग की तरह खुद को पेश करने की जरूरत है, या घटना को काबू करके और करने के बाद और तरीके भी अपनाए जा सकते थे। दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय से भी सवाल यह है कि क्या वो मजहबी प्रतिक्रिया की गिरफ्त में है? क्या सांप्रदायिक अतिरेक का जवाब सिर्फ उग्र सांप्रदायिकता ही है? और क्या सरकारें चाहें वो केंद्र की हो या फिर राज्य सरकारों की, सभी सोशल मीडिया के दुरुपयोग के आगे बेबस और लाचार हैं? और आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, बहस करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं भूपेंद्र यादव। आप बीजेपी के महासचिव हैं और इसके अलावा राज्यसभा मेंबर हैं, और इसके अलावा आप उस फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्य भी रहे जो हाल ही में मालदा के दौरे पर गई थी, लेकिन उसे वापस लौटना पड़ा, मालदा जा नहीं सके आप लोग। इसके अलावा हमारे साथ हैं नीलोत्पल बसु, आप सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं सीपीएम पार्टी में। हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी में सेक्रेटरी शुभंकर सरकार। हमारे साथ हैं हिलाल अहमद, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सीएसडीएस में और आजकल पॉलिटिक्स ऑफ मुस्लिम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नाम की एक किताब पर काम कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं मौलाना नूरुल रहमान बरकती, आप टीपू सुल्तान मस्जिद में शाही इमाम हैं। आप सभी से चर्चा करें उससे पहले अपने यहाँ पर मौजूद युवा नौजवानों का भी परिचय कराना चाहूंगी। आप सबका भी स्वागत है। आगे बढ़ें उससे पहले देखते हैं आखिर इस पूरी घटना का परिप्रेक्ष्य क्या है। क्या पश्चिम बंगाल में मालदा जिले के कलियाचक में जो हुआ उसे एक समुदाय की पौरी नाराजगी भर कहा जा सकता है? क्या ये संभव है कि एक अनजान से नेता के बयान पर हजारों लोग भड़क जाएं? और वो भी तब जबकि वो बयान किसी दूर के प्रदेश में दिया गया हो। लेकिन ये सच है और इसलिए कलियाचक की घटना से सारे देश में हलचल मची। कलियाचक में प्रदर्शन अखिल भारत हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी की पैगंबर मोहम्मद के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में हुआ। वहां जब मुसलमानों की रैली गुजर रही थी तो नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की एक बस ने बीच से गुजरने की कोशिश की। इस पर ड्राइवर के साथ प्रदर्शनकारियों की तू-तू मैं-मैं हुई और तभी उस बस को आग लगा दी गई। हालांकि सारे यात्री सुरक्षित उतर गए। उसके बाद सीमा सुरक्षा बल की 2 दर्जन गाड़ियों में आगजनी की गई। कलियाचक पुलिस थाने पर भी हमला हुआ, जिसमें वहां रखे सारे दस्तावेज जल गए। हालांकि कमलेश तिवारी के बयान के खिलाफ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी कुछ जगहों पर प्रदर्शन हुए, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसका रूप सबसे अलग रहा। इसलिए ये सवाल उठा कि क्या इसका संबंध 3 महीने बाद होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से है? क्या चुनाव के मद्देनजर सांप्रदायिक संगठन वहां गोलबंदी कर रहे हैं? और क्या इसे राजनीतिक दलों की शह मिली हुई है? पूछा गया कि पुलिस और प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण में फुर्ती क्यों नहीं दिखाई। क्या इसलिए कि राज्य में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस एक समुदाय विशेष को नाराज नहीं करना चाहती? तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच इस घटना को लेकर छिड़ी जुबानी जंग के पीछे भी सियासी मकसद तलाशे गए हैं।
मगर इस घटना ने कई बड़े सवाल भी खड़े किए, जिनका संबंध मुस्लिम समुदाय की दशा और दिशा से है। मसलन मालदा में मुसलमानों के विरोध प्रदर्शन का क्या तुक था? क्या ये मुसलमानों की असहिष्णुता नहीं है? क्या मुसलमान इससे वाकिफ नहीं हैं कि ऐसी घटनाओं के कारण उनके मजहब की बदनामी होती है? आखिर वे अपनी धार्मिक पहचान से इतर कुछ और क्यों नहीं देख पाते? मुस्लिम संगठन अपने समुदाय की बुनियादी जरूरतों, आर्थिक मुद्दों, सम्मान की जिंदगी जीने आदि को लेकर क्यों कभी आंदोलित नहीं होते? और इस समुदाय के भीतर सुधारवादी और प्रगतिशील कदमों का अक्सर विरोध क्यों होता है? ऐसी घटनाओं के मद्देनजर क्या ये कहना गलत होगा कि मुसलमानों की बन रही नकारात्मक छवि के लिए खुद ये समुदाय ही जिम्मेदार है? मालदा से उठा एक अहम सवाल ये भी है कि क्या सांप्रदायिकता का मुकाबला और भी आक्रामक सांप्रदायिकता से करना सही तरीका है? मौलाना साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। कलियाचक में जो घटना हुई, क्या उसे स्वतः स्फूर्त घटना कही जा सकती है या पूर्व नियोजित थी? देखिए, असल में मालदा तो मैं बराबर गया हूँ और जलसे में भी जाता हूँ। वहाँ सीरत के बड़े बड़े जलसे होते हैं। तो वो इलाका बड़ा पुरअमन है और इलाके में ज्यादातर जो लोग हैं वो गरीब हैं और मेहनत करने वाले हैं और मजदूर हैं। लेकिन हुआ ये है कि वो कमलेश तिवारी ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, तो उसके बाद जो है मामला बिगड़ गया। आप तो जानते ही हैं कि हुजूर की तौहीन को जो है दुनिया का कोई भी मुसलमान और सेकुलर हिंदू इसको बर्दाश्त नहीं करते, वो भी इज्जत करते हैं। लेकिन आप लोग क्या मांग लेके वहाँ के मुसलमान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे? क्योंकि जिस शख्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था वहाँ पे, वो शख्स तो ऑलरेडी जेल में था, उसके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी थी और उस घटना को भी 1 महीने गुजर चुके थे। उसके बावजूद ये सब क्यों हुआ? इसमें असल में बंगाल में इलेक्शन होने वाला, बिल्कुल सच्चाई से अगर आप सुनेंगी तब बंगाल में इलेक्शन होने वाला है और ममता गवर्नमेंट 10 साल कंप्लीट करने जा रही है, अभी हुआ नहीं है और सब कुछ बंगाल में ठीक चल रहा है। आप आकर देखिए, समझ में आएगा। और ऐसे माहौल को बिगाड़ने में यहाँ पूरे तौर पर आरएसएस और बीजेपी लगे हुए हैं। उनका ऑफिस भी मेरे घर के सामने ही है और वहाँ पर कैसे कैसे जमीर फरोश मौलवी बिकते हैं हम देख रहे हैं और कैसे कैसे पंडित वहाँ खड़े हैं ये भी देख रहे हैं। मुसलमानों का भी एक मजमा देखते हैं हम वहाँ कि वो भी खड़े हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं, रुपया दिया जा रहा है कि बंगाल के अंदर किसी तरह से फसाद कराया जाए। क्योंकि देखिए, आरएसएस की एक पॉलिसी ये है और बीजेपी की, जैसे अंग्रेज ने डिवाइड एंड रूल किया, ये राइट एंड रूल कर रहे हैं। जी, तो आप इल्जाम लगा रहे हैं। हमारे साथ भूपेंद्र यादव हैं। मैं इस इल्जाम का सवाल उन्हीं से सीधे करती हूँ। आपके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं कि आप लोग जो है चुनाव को नजदीक देखते हुए इस तरह के भड़काऊ गोलबंदी कर रहे हैं और लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि मौलाना साहब की बातों को ही अगर आप सुनेंगे तो उनके पास किसी भी बात का सही उत्तर नहीं था। उन्होंने कहा कि कमलेश तिवारी की घटना के कारण ये घटना घटी, तो आपका जवाब का तो उनके पास उत्तर नहीं आया कि कमलेश तिवारी 1 महीने पहले हिरासत में थे, घटना 1 महीने बाद घटी। दूसरा, वो ये कह रहे हैं भाजपा ने कराया है, लेकिन वो सभा तो कोई भाजपा ने नहीं कराई। तीसरी बात, वो ये कह रहे हैं वहाँ पे ज़्यादातर लोग गरीब हैं, तो अगर गरीब लोग वहाँ पर है और कोई हिंसक भीड़ इकट्ठी हो जाए और वो पुलिस थाने में आग लगा दे, पुलिस थाने के रिकॉर्ड को जला दे, कोई कमलेश तिवारी का तो रिकॉर्ड वहाँ पे है नहीं, हम भी इसकी निंदा करते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर कानून को अपने हाथ में लेगा, लेकिन एक हिंसक भीड़ पुलिस थाने में आग लगाती है, एसडीएम के ऑफिस पे आग लगाती है, सारा प्रशासन ठप हो जाता है। राज्य सरकार कहती है स्थिति बहुत नॉर्मल है। जब उन्होंने धारा 144 हटाने, राज्य सरकार शायद इसलिए कह रही है क्योंकि इसको बार बार कम्युनल एंगल देने की कोशिश कहाँ दिया की अब जाती आप सुनिए। कम्युनल एंगल तो जब देते जब धारा 144 लग रही होती और हमारी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वहां जाती। धारा 144 हटने के 5 दिन बाद हमने कहा अब शांति हो गई है, चलो अब जाकर के शांति समिति के लोगों से मिला जाए। और जब हम स्टेशन पे पहुंचे तो डीएम एसपी ने पूरा पुलिस का घेरा लेकर के वहां घेरा और डीएम और एसपी ने कहा कि साहब स्थिति नॉर्मल है। हमने कहा आप तो बड़े
अच्छे अफसर हैं, अगर आपने स्थिति नॉर्मल करी है हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन हमें घटना को कम से कम देखने दिया जाए। आप घटना स्थल पे भी नहीं जाने देना चाहते तो आप एक काम करिए, जो शांति समिति बनाई है जिसमें हर वर्ग, हर समुदाय, हर जाति के लोग हैं, उनसे इंटरेक्शन करने का मौका दिया जाए। उनको तो स्टेशन पे बुला के आप इंटरेक्शन करने देते थे, और उसमें केवल भाजपा का दल गया ऐसा नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी के भी लोग गए, उनको भी रोका गया। तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की सरकार स्थितियों को छुपाने का प्रयत्न कर रही है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने बीएसएफ के ऊपर आरोप लगाया, जबकि भीड़ बीएसएफ के खिलाफ नहीं थी। या तो वो गलत है, या इमाम साहब गलत है, या परिस्थिति गलत है। सबको सत्यता से जांच करने का अधिकार है, उसको क्यों नहीं दिया जाता? नहीं, जांच करने के लिए तो ये अच्छा होता कि गृह मंत्रालय की एक टीम जाती और वो जांच करती। आप लोगों को भी जाने से रोका गया। एक बात मैं अमृता जी कहना चाहता हूं, जहां भी घटना घटती है, ये तो किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी व्यक्ति को जाने का अधिकार है। आप वहां पे सहयोग कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, हमने तो एक शब्द भी नहीं कहा। हम कोई कानून व्यवस्था की स्थिति को समझने के लिए जाना चाहते थे। लोगों के मौलिक अधिकारों के बारे में जानना स्वयंसेवी संगठनों का, राजनीतिक दलों का दायित्व है, उसको रोका नहीं जा सकता। जी, आप कह रहे हैं कि इन्हें भी रोका गया और आपकी पार्टी के भी लोगों को जाने से रोका गया। क्या वाकई ममता बनर्जी का इसमें कुछ डूबियस रोल था? क्या उनकी पार्टी का डूबियस रोल था? हमने बहुत कोशिश की कि टीएमसी के किसी प्रतिनिधि को यहाँ बुलाएं और चर्चा में शामिल करें, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। मैं सीपीएम से ये जानना चाहती हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो रोका गया है ये तो वास्तविकता है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन रोका क्यों जा रहा है? रोका इसलिए जा रहा है क्योंकि जो कार्यक्रम है राज्य सरकार का, वो पहली बात है सिर्फ मालदा कालियाचक नहीं, पूरे प्रदेश भर में जो आपराधिक तत्व हैं उनको संरक्षण देना। और कालियाचक में जो घटना हुआ है वो भी कुछ हद तक इसी का परिणाम है। और उसके चलते पुलिस का जो भूमिका था, आपने जो इशारा किया, 1 महीना बाद घटना हो रहा है, क्या कोई इंटेलिजेंस था पुलिस के पास? क्या उसको रोकने का कोई कोशिश हुआ था? ऐसा कोई प्रमाणित नहीं होता है। देखिए, जहाँ पे भूपेंद्र जी से हम लोगों का एकदम अलग मत है कि ये कोई सांप्रदायिक घटना उस रूप में नहीं था, क्योंकि एक सांप्रदायिक जब टकराव होता है तब दूसरे संप्रदाय के लोगों के ऊपर हमला होता है। लेकिन आप देखेंगे निशाना बनाया गया था प्रशासन को, क्योंकि ये जो आपराधिक जो काम है, अफीम का खेती होता है, अभी जो आ रहा है मालूम नहीं है, तहकीकात करने से पता चलेगा। ये जो फर्जी नोट का कारोबार होता है, और ये है एकदम बॉर्डर इलाका, तो आप ये कह रहे हैं कि ये सांप्रदायिक तनाव नहीं मैं था, बोल रहा दोनों तरफ से। ये बरकती साहब जो बात बोला है उसको भी लेना है, क्योंकि देखिए, एक लोगों का जो भावना है, जो आहत हुआ है और आहत होने का कारण है, तो उनको जुटाया गया और उसको एक आड़ बनाकर जो आपराधिक तत्व वो हमला किया है। और सबसे जो जघन्य बात है, मतलब जहां तक बीजेपी का, आरएसएस का सवाल है, कि जो सांप्रदायिक उसका रंग चढ़ाया गया और उसके आधार पे, और ये बरकती साहब का बात वो बिल्कुल ठीक है कि दोनों तरफ से चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये लोग काम कर रहा है, क्योंकि आज साफ है कि बीजेपी है नहीं जमीन पे। और अगर इस समय बंगाल के अंदर एक सांप्रदायिक विभाजन जो मतदाताओं के बीच हो जाएगा, दोनों पक्ष को फायदा मिलेगा, टीएमसी और बीजेपी। पहले कांग्रेस के प्रतिनिधि से मैं ये जानना चाहती हूँ, सबसे ज्यादा नुकसान इस पूरी घटना में आप लोगों को हो रहा है, लेकिन आप लोग लगातार खामोश हैं, क्यों? देखिए, इसका पहला मैं बताऊंगा जो एक इसका पीछे एक केमिस्ट्री है। वो केमिस्ट्री क्या है? पहला, कांग्रेस का एक कंसर्न है जे लोकल इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ मालदा। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी, ये कोई सोशल मीडिया, इसको पहला ध्यान में रखना चाहिए। जे उधर जो जनता है मालदा का अंदर में, वो अभी क्या चाहता है? वो खामोश है ना, वो कोई चिल्ला रहा है। ये कंसर्न कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। कांग्रेस का उधर एमएलए है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है,
इसका पीछे केमिस्ट्री का बात जो मैं बताना चाहता हूं, क्या केमिस्ट्री है। जो चुनाव जब तक आ जाता है, मैं देखता हूं हर पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने कोशिश करता है अपना जो कैसे उनका जमीन को आगे बढ़ाए। तो अभी जो उधर स्थिति क्या है, ये बॉर्डर एरिया है। आप जानते हो जो मालदा हिंदू मुसलमान, ये अभी तक इसका कोई लड़ाई नहीं है। एक कारण एक ही है, मालदा में सॉइल ऑफ डेवलपमेंट। आप सोचिए मालदा ऐसा था, उसका बाद आर्किटेक्चर का नाम है नहीं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं आपके एमएलए, आपके एमपी सब वहां पे हैं, हाँ, दो एमपी हैं, दक्षिण में भी और उत्तर में भी, और उसके अलावा आप लंबे समय से आपका वो गढ़ रहा है, बावजूद इसके इस तरह की घटना हो रही है, और आप लोगों की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वहां पर इस तनाव को कम किया जाए? कभी देखिए, कभी कभी दो शब्द है, एक है रेसन, एक है सेंसर। हर चीज में आप देखिए उधर कैसे ये इंसिडेंट बना था। इंसिडेंट ऐसा था जो आप जाल नोट का कारोबार जो चलता था, बॉर्डर एरिया है उधर, आपको जानता है अफीम का इलीगल कल्टीवेशन का बात है। सेकंड, ड्रग्स का कारोबार है। जब सीपीएम जमाना था तब मैं 2-4 नाम बता सकता हूं जिन्होंने पुलिस का साथ वो रहना चाहता है, जिसका पास पावर है, लोकल पुलिस का पावर है, उनका साथ ये लोग जुड़ा रहता है। टीएमसी का पास, एक मिनट, टीएमसी का पास जब टीएमसी क्षमता में आ गया, उनका पास ये लोग चला गया। अभी जब चुनाव आ गया, इन्होंने आके थाना को जला दिया। लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट पुलिस जो लोग किया गुंडागर्दी, जो लोग ने किया, स्टेट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन स्टेट को देखना चाहिए था। एंड सेकेंड, ये उसको क्यों नहीं देखा, जो इनको ज्यादा मदद देगा तो चुनाव का समय इसका बेनिफिट हम ले सकता है। कांग्रेस का जो गार्ड है उसको भंगने के लिए सब लोग लगा हुआ है। एंड बीजेपी तुरंत पहुंच के उन्होंने ये बात करना शुरुआत कर दिया, जे कम्युनल राइट है। बात मैं बताना चाहता हूं आपको, जे सेंट्रल में जो क्षमता में है एंड स्टेट में है, इनका इंटेलिजेंस ब्रांच क्या कर रहे थे? ओनली ये दोनों का एक ही मकसद है, जो कांग्रेस का गार्ड है इसको कैसे लुटा जाए। और इनका कारण दोनों, एक चाहता है जो गुंडा को मैं मदद देता हूं और गुंडा का माध्यम से मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि एज ए पार्टी आप लोग की इंटेलिजेंस कहां थी? आप लोगों को भी कुछ ख्याल रखना चाहिए था। पर मैं मौलाना साहब के पास जाना चाहूंगी। नहीं, मैं मौलाना साहब के पास जाना चाहूंगी। वन चीज, कांग्रेस उधर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी रखने के लिए जो काम कर रहे हैं, आज मैं चाहता हूं आने वाला दिन में मालदा का जनता उसका चुनाव में राय देंगे, जो कांग्रेस ही उधर पीस ट्रैंक्विलिटी एंड डेवलपमेंट के लिए, और हिंदू मुसलमान का बात नहीं है, ओनली फॉर द डेवलपमेंट। दैट्स व्हाई द आर्किटेक्चर ऑफ बरकत गनी खान चौधरी एंड आवर एमएलए एंड एमपी जी, आप ये कोई मंच नहीं है अपने प्रचार का। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ मौलाना साहब, सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इसमें जो है सबको पता था कि क्या हो रहा है। आप लोग, जो मुस्लिम समुदाय है जो वहां पर विरोध प्रदर्शन करने निकला था, उसे भी पता था कि आने वाले दिनों में हो सकता है इसका सांप्रदायिक रंग दे दिया जाए। बावजूद इसके आपसे जब मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि कमलेश तिवारी को गिरफ्तार किया गया था, वो जेल में था, उसके बावजूद 1 महीने के बाद इस पूरे प्रदर्शन को करने का मकसद क्या रहा? क्या ये नहीं कहा जा सकता है कि वहां के मुस्लिम भी कहीं ना कहीं इस तरह के पॉलिटिकल सिनेरियो में अपने आप को जोड़ रहे थे? आपको एक बात बताऊं, मैं हिंदुस्तान में दी लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत रिस्पेक्ट है, और हिंदुस्तान की एक भी मिसाल ऐसी नहीं है। आप देखिए बाहर के लोगों ने किया है, सलमान रुश्दी हो, तस्मा, सब बाहर किए हैं, इन लोगों ने इंसल्ट ऑफ द प्रॉफिट किया है। लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमान और हिंदुस्तानी आज तक जो लोग हैं वो आज तक उन्होंने हुजूर की तौहीन नहीं की, मानते हैं। तो अब जब तौहीन हुई कमलेश तिवारी से, तो इसको मुसलमान बर्दाश्त नहीं किया। ये चिंगारी बर्दाश्त नहीं बहुत सुलग रही थी हमारी क्या भाई? जब आप बताइए कि जो हमारे देश में जो कानून है उसी कानून के मुताबिक तो कार्रवाई होगी, और वो कानून वहां पे पालन हो रहा था। फिर आप लोग क्या चाहते थे? नहीं, आप सुनिए ना, 1 मिनट। हमारे यहाँ भी ऑल इंडिया मजलिस शुरा है, हमारे पास भी लोग आए कि आप तहरीक कीजिए हुजूर की, तो हमने कहा नहीं, तहरीक नहीं करेंगे। बंगाल पुरसुकून है और हम चाहते हिंदुस्तान ही इस तरह से पुरसुकून रहे। यहाँ हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद है, यूनिटी है। हम हजारों साल से बस रहे हैं यहाँ, आज की बात नहीं है। हम भी बस रहे हैं, हिंदू भाई भी बस रहे हैं, इसलिए हम ये तहरीक यहाँ नहीं होने देंगे। तो
कांग्रेस के लोगों ने कहा था आप तो टीएमसी की सपोर्ट कर रहे हैं। हम कहा नहीं, हम टीएमसी की सपोर्ट नहीं कर रहे, हम इसको कम्युनल नहीं बनाना चाहते। ये भारी नुकसान हो जाएगा पूरे मुल्क में। बंगाल एक पुरसुकून जगह है, लेकिन आप अब इसको तो पॉलिटिकली इसको वो रंग दे दिया गया। हम आपको मना नहीं करते हैं, इमाम लेकिन साहब, इसको अब तो धार्मिक उसको मत बनाइए। हम कम्युनल यही कहा रंग दे था। दिया गया पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया में जिस तरह का प्रचार हुआ उसके बाद तो उसका वो रंग हो चुका है। नहीं, सोशल मीडिया ने बहुत गलत, सोशल मीडिया शुरू से, देखिए मैंने अर्नब से भी यही पूछा कि अरे भाई आप सपोर्ट करते हैं या आप इम्पार्शियल हैं या पार्शियल है? आप तो पूरा मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। आप ये कहते हैं कि यहाँ इसमें कम्युनल राइट हुआ और ममता ने बचाया मुसलमानों का, ऐसा नहीं है। ममता आज हिंदुओं का भी काम कर रही है, मुसलमानों का भी यहाँ काम कर रही है। जो काम नहीं हुआ है बंगाल में, आप आकर देखिएगा तब आपकी आंखों से आंसू निकलेगा कि यहाँ हिंदू भी परेशान है और मुसलमान भी परेशान है। तो वो ये चाह रही है कि बंगाल जो है खूबसूरत हसीन बने। 34 साल में सीपीएम ने इसको बर्बाद कर दिया। सीपीएम के और नेता इतना आपसे सवाल क्लैशेस पूछना हुए चाहते हैं। कि हम नीलोत्पल खुद- दा, आप क्या पूछना चाहते हैं? प्रोफेसर साहब पूछे। तैयार कर रहा है। मैं एकदम एक संक्षेप में, मौलाना साहब, एक सवाल है कि आप खुद ये बयान किया है कि वहाँ पे लोग बहुत गरीब है, तो मैं समझता हूँ कि गरीबी आप या शिक्षा के गरीबी के प्रति- बारे में, वो जी। जो सामाजिक आर्थिक हालात है, उसके बारे तालीम में- का स्थिति है, इलाज का स्थिति है, वो लेके अगर जमाना करते तो वो तो मेरे ख्याल में नबी का ज्यादा रिस्पेक्ट आप दिखा सकते थे। जी, असल में बात ये सुनिए, ये मालदा को गरीब बनाया किसने? आज कैनिंग को गरीब किसने बनाया? आप देखिए पूरे बंगाल में आप लोगों ने 34 साल हुकूमत की कुछ किया नहीं, तो यहाँ के हिंदू मुसलमान ये दोनों 4.5 पिछड़ साल गए। में सब आप सुधर गया। मुर्शिदाबाद हम जाते हैं तो हम वहाँ रुपया आप बांट के इतना आते बड़ा हैं। प्रशंसक तो हो आप गए मुझे ममता बताइए, बनर्जी जी का, क्या 4.5 आप ये- साल में पूरा गुणात्मक परिवर्तन आ गया क्या? नहीं, इतना ये इस जल्दी आ उम्मीद में- जाएगा? बताइए। इस उम्मीद ये जो में हो 34 सकता साल है की कि बर्बादी शायद वो है, परिवर्तन आ लेकिन जाए। बहुत परिवर्तन आया। बहुत चलिए, परिवर्तन आ इससे गया। एक बात तो देख रहा स्पष्ट हो रही है कि वो आपके यहाँ साथ हक नहीं कमेटी है। बन लेकिन गई। हिलाल, जिस तरह की घटना हुई वहां पर, क्या इससे मुस्लिम समुदाय की असहिष्णुता नहीं कहा जाएगा? देखिए इसमें क्योंकि अगर उनको इतनी तकलीफ थी इस तरह की घटनाओं से अपने समुदाय को लेकर, तो शायद वो अपने समुदाय के पिछड़ेपन को लेकर, अपने समुदाय में न्याय की मांग को लेकर, शिक्षा की मांग को लेकर, स्वास्थ्य के सवाल को लेकर आंदोलन करते। पर ऐसा आंदोलन तो हमने कभी नहीं देखा। हुआ है। देखिए यही सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे यहाँ पर जो पॉलिटिकल कैटेगरीज हैं हिंदू मुसलमान की, उस पर राजनीति करना बड़ा सरल और आसान है, और जब भी ये वर्ग और जाति के सवाल आते हैं तो उस पर राजनीति थोड़ी मुश्किल होती चली जाती है। अभी थोड़े दिन पहले जो नंदीग्राम का वाक़या है वो वर्गीय कहा गया, हमेशा कहा गया कि गरीब वर्सेस अमीर, टाटा की मोटर और वगैरह वगैरह। लेकिन कभी किसी ने ये सोचा कि नंदीग्राम के अंदर भी एक ख़ास तबका था जो मुसलमानों का था, और वो मुस्लिम इश्यूज़ की बात थी। वो मुस्लिम इशू नहीं बनता है, लेकिन अगर ऐसा कोई वाक़या हो जाएगा तो वो मुस्लिम इशू बन जाएगा, क्योंकि उसको आप मुस्लिम इशू बनाना चाहते हैं। अभी तक की जो बातचीत मैं सुन रहा था, 63% Muslim. I am from Nandigram. So Muslim only they are depend on agriculture and हाँ, तो poultry or नंदीग्राम like में that. अगर वाक़या That होता is है तो true. मुसलमानों का वाक़या नहीं होता है, वो मजदूरों का वाक़या होता है, किसानों का वाक़या होता है। लेकिन हमारी जो पहचानें हैं मजदूर और किसान की, उसमें हिंदू मुसलमान की पहचान भी छुपी हुई है। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि मजदूर और किसान की पहचान के साथ हिंदू मुसलमान की बात की जाए, जो कि हमारे देश में नहीं होती है। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि सीपीएम भी उसमें शामिल है। लेकिन जो बातचीत हम सुन रहे थे उसमें दो बातें साफ उभर कर आई। पहली बात, विचार और व्यवहार का फर्क। एक घटना घटती है और उस घटना के बारे में हमारी जानकारी बहुत सीमित है। हमें अभी तक सिर्फ ये पता है कि प्रशासन और कुछ लोगों के बीच में एक झगड़ा हुआ था। उस झगड़े को ऑर्गेनाइज किसने किया था हम नहीं जानते। वहां पर किन लोगों ने मोबिलाइज करके किन इश्यूज के ऊपर वहां कौन सी स्पीचेस हुई थी इसके बारे में देखिए, हमारी घटना ये जानकारी जरूर नहीं है, हुई है। घटना नहीं, ये एक जरूर मिनट, है मैं आ रहा हिलाल हूं, की मुझे- झगड़ा हुआ नहीं, था, एक लेकिन मिनट। जिस तरह से मोबिलाइजेशन हो रहा था, ना सिर्फ बंगाल में, मैं उत्तर उस पर आ प्रदेश रहा में, हूं। बिहार देखिए, में, मेरी मध्य बात प्रदेश सुनो, में, उस घटना उसको के तरीके एक देखिए। सिर्फ घटना के रूप में नहीं देखा घटना जाता। को देखिए, just मैं- accept एक it. मिनट, एक सेकंड, आप पूरा बोलने हो तो जाए। दीजिए। हाँ, नहीं, right. पूरा हो जाए जी। एक घटना घटती है, उस घटना को सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने तरीके से पेश करती हैं। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है। लेकिन मैं रिसर्च करता हूं, मेरी जानकारी उस घटना के बारे में बहुत सीमित है अभी तक। मुझे सिर्फ इतना पता लगा है, और जो कि अखबारी रिपोर्ट से आया है। अगर इनकी फैक्ट फाइंडिंग टीम वहां जाती तो हो सकता है कि हमें डिटेल्स पता लगती। अभी तक डिटेल्स हमको पता नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, और अभी तक इसको जो व्यापक मामला है, जो व्यापक मामला, जो सवाल आपका मुख्य सवाल है,
वो सहिष्णुता के सवाल पर है। लेकिन वाकई में अगर सहिष्णुता के सवाल पर सिर्फ हम दादरी जैसी घटना पर बात नहीं करनी चाहिए, मौलाना साहब से भी एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या प्रॉफेट मोहम्मद की पर्सनैलिटी इतनी छोटी है कि उसकी तौहीन की जा सकती है? जी, इस पर कोई अभी तक जवाब नहीं आया। क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि आप ये कहें कि एक नॉन एंटिटी, कमलेश तिवारी जिसको हम नहीं जानते, बिल्कुल, उसको आपने हीरो बना दिया। आप कह रहे हैं कि वो आदमी जिसको कि ना तो हिंदू महासभा ना आरएसएस ओन करने को तैयार है, उसकी एक टिप्पणी से आपका इस्लाम खतरे में आ जाता है। भगवान बचाना हम छोड़ें और इंसानों को बचाने की बात करें, तभी सहिष्णुता की बात हो पाएगी। ये बड़ी विडंबना है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने जो इमीडिएट इंटरेस्ट हैं, देखिए आइडियोलॉजीज कब की खत्म हो चुकी, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई आइडियोलॉजी बची नहीं है। अब आपके प्रैक्टिकल कंसर्न है कि मेरे चुनाव में क्या होगा, और उन प्रैक्टिकल कंसर्न्स के बाद आप एक दूसरे पर एक इस तरह के आरोप लगाते हैं कि आपका काम बन जाए, और उसी विमर्श के तहत ये पूरी घटना खेली जी, गई और है। उसी का एक खिलाड़ी आप भी बन जा रहे हैं जो मुस्लिम समुदाय है वहां पर। मौलाना साहब एक जस्ट सप्लीमेंट्री देना चाहता हूं। देखिए उधर जो थाना में आग लगाना कारण क्या है, ये एनआई छानबीन का बारे में ये जो जाली नोट का जो रिकॉर्ड्स ये जो है, वो जो लोग कोई जगह से कमाता है गरीब के अंदर में बांटता है, वो उनका फादर मदर बन जाता है, गढ़ बन जाता है। उन्होंने उनको वो रिकॉर्ड्स को जलाने के लिए उनका ये एक तरीका था, एंड उन्होंने मैं उस पे बात करूंगी, लेकिन मैं मौलाना साहब से एक सवाल करना चाहती हूँ। पहले मैं मौलाना साहब से एक सवाल करना चाहती हूँ। मौलाना साहब, आप लोग भी क्या, जिस तरह से हिलाल ने कहा कि आपके पैगंबर की सब लोग इज्जत करते हैं, मगर एक नॉन एंटिटी को आप लोग इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? क्या आप लोग पॉलिटिकल पार्टीज के एक तरह से मोहरे बनकर नहीं चल रहे हैं, ये खेल नहीं कर रहे हैं? ये ना माना जाए। दुनिया में आप देखिए फ्रांस में क्या हुआ, इंसल्ट ऑफ प्रॉफिट हुआ, बर्दाश्त नहीं किया किसी ने। ऐसे हम सब बर्दाश्त कर लेंगे। आप तो शुरू से देख रही हैं, हम लोगों को मारा गया, काटा गया, पीटा गया, लूटा गया, घर जलाया गया, पहुंचाया गया, हमारी प्रॉपर्टी बर्बाद की गई, हम लोग उसको बर्दाश्त किया। मालदा ने भी बर्दाश्त किया, मालदा के लेकिन इंसल्ट ऑफ द प्रॉफिट, ये मैंने सीपीएम को भी कहा था जब तस्लीमा यहाँ थी कि इंसल्ट ऑफ द प्रॉफिट एकदम बर्दाश्त नहीं होगा। ये हमारे ईमान का मामला है, ये हमारे ईमान का मामला है। यहाँ ये रोशनी और तारीकी का मामला है। देखिए मैं एक बात रोशनी और तारीकी का मामला है। मौलाना साहब एक बात सुनिए, किसी हद से भी गुजर जाएंगे। मौलाना साहब एक बात सुनिए, आप मुझे ये बताइए, आप यहाँ बैठकर बीजेपी पैसे बांट रही है, आपको पता है, कम्युनिस्टों ने विकास नहीं किया, आपको पता है, कांग्रेस के बारे में आप कह रहे हैं, टीएमसी की आप बड़ाई कर रहे हैं। आपने अपने 50-60 साल के जीवन में कब गरीबी के विषय की बात करी है, मुझे बताइए? कब आपने कहा कि गरीबी दूर होनी चाहिए, इस तरीके से गरीबी दूर होगी? आपने एक समाज के साथ नेतृत्व करा, लेकिन उस समाज की गरीबी दूर हो, आपने कौन से 2 काम अपने जिंदगी में किए हैं? देखा है आपको मैं बताऊं कि आज से आजादी के बाद आपने कौन से ऐसे 2 काम किए मालदा में? इतनी बड़ी संख्या में लोग गरीब बैठे हैं, आपने अपनी संपत्ति में कौन सी चीज उनके लिए दान दी है? को धोखा दिया, अदालत। अरे आप अपना बताइए ना, संपत्ति अगर दान न भी दे तो कम से कम आपने किया क्या है गरीबी के लिए? आपने गरीबी के नाम पर लोगों को केवल गुमराह करने की कोशिश करी है। और इस देश में जब तक गरीबी के मुद्दे को लड़ने की बात हम नहीं करेंगे, अब मेरे को बड़ा दुख होता है, नीलोत्पल बसु जी की और मेरी बात में समानता है। ये भी कह रहे हैं वहां पे अपराधी है, मैं भी कह रहा हूं वहां पे अपराधी है, लेकिन अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि वो अपराधियों को इन्होंने प्रश्रय दे रखा था। 35 साल से बंगाल की राजधानी में ये इन पे आरोप लगा रहे हैं, वो इन पे आरोप लगा रहे हैं। मौलाना साहब नीलोत्पल साहब पे आरोप लगा रहे हैं। कब बंगाल की एक बात नीलोत्पल भाई, आप एक बात बताइए, बंगाल की इस गरीबी और बदहाली का जिम्मेदार कौन है? उसकी असलियत बात को क्यों नहीं करते आप? बताऊंगा ना। एक तो बरकती साहब का सीधा जवाब दे देता हूं। ये जो 34 साल में, ये हिलाल साहब भी मानते हैं कि हम लोगों का विचारधारा खत्म हो गया, तो अगर हम एक जनरल सेक्युलर एक जो डेवलपमेंट हुआ है, ग्रामीण इलाके में परिवर्तन हुआ है, भूमि सुधार हुआ है। और अब अगर आंकड़ा निकाल के देख लीजिए, ये भूमि सुधार का अगर कोई एक संख्या के हिसाब से फायदा मिला है, वो मुस्लिम समुदाय को मिला है, ये सब कोई मानता है। उसका वो वाला बात अलग है, उसको आगे ले जाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसमें अधूरेपन रह सकता है, मैं मान सकता हूं। लेकिन अगर बरकती साहब ये बोले कि कुछ नहीं हुआ है, ये स्थिति नहीं है, क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा कि वो सब इलाका देश का विभाजन से भी प्रभावित हुआ है, और देश विभाजन के बाद
मुसलमान समुदाय के अंदर जो मतलब थोड़ा अमीर हिस्सा था वो चले गए, और बाकी जो बच गए, जो कोई सोचा नहीं था कि वो सोचा वो भी चला जाएगा, लेकिन बड़े संख्या में मुसलमान। लेकिन मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि कम से कम हम मुसलमानों की स्थिति पर यहाँ पर खुलकर चर्चा कर रहे हैं, पर सोशल मीडिया में ये बार बार इस पूरी घटना के मद्देनजर उसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश क्यों की जा रही है भूपेंद्र जी? सोशल मीडिया की और सोशल मीडिया पर ये सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया में ये सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया इस बात की अनदेखी कर रही है कि वहां पर क्या हो रहा है? अब जब सारी मीडिया ये चर्चा कर रही है कि मुसलमानों की स्थिति क्या है, कहीं वो मोहरे तो नहीं बन रहे हैं, या उनके अंदर के जो अंतर्विरोध है उसको सामने लाने की कोशिश हो रही है, बावजूद इसके सोशल मीडिया में ये इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश क्यों हो रही है? देखिए, मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा, और मेरा ये मानना है कि जो सोशल मीडिया का जो वर्तमान दौर है जिसमें से हम सब गुजर रहे हैं, इसमें जो एक तरीके से विचार प्रकट है, ये एक प्रतिक्रियावादी समाज का निर्माण कर रहा है। आज टेक्नोलॉजी के इतने आगे बढ़ने के बाद आवश्यकता इस बात की थी कि हम एक संवेदनशील समाज का निर्माण करते हैं, और इसलिए सोशल मीडिया में समाज में जो सकारात्मक रूप से विषय पे बैठता है, आप मेरा एक भी ट्वीट पढ़िए, कोई भी ट्वीट आपको मेरा कानून व्यवस्था या वहाँ की स्थिति या वहाँ की समस्या या वहाँ की फेक करेंसी, जिसको हमारे सभी साथियों ने एडमिट करा, उसको लेकर के है। और मेरा ये मानना है कि संवेदनशील समाज में आज सबके हाथ में सोशल मीडिया का टूल है। जब तक समाज की सकारात्मक शक्ति उस संवेदनशील विषयों पे नहीं टूट पड़ेगी, हम प्रतिक्रियावादी समाज जो सोशल मीडिया में आ रहा है इसको लेकिन बहिष्कृत नहीं इसको कर प्रश्रय कौन दे रहा है? और इसमें कौन कोई- लोग हैं कोई जो सबसे ऑर्गेनाइज ज्यादा प्रेशर नहीं दे रहा दिया जा रहा है। कौन लोग हैं जो ये सबसे क्या बोल ज्यादा रहे हैं ऑर्गेनाइज यादव तरीके जी? से चला है? इस पर बहस करेंगे, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। नीलू दाई ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम मालदा की घटना के बारे में बात कर रहे हैं। घटना की सही तस्वीर तो शायद अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है, लेकिन जो अलग अलग सोर्सेज से मीडिया या सोशल मीडिया के जरिए जो खबरें आती रहीं, उसमें तरह तरह के सवाल उठाए गए, और ख़ास तौर से ये इस पूरी घटना को सोशल मीडिया में एक नया रंग, एक नया ट्रेंड देने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया पर यहाँ तक कि मेन स्ट्रीम मीडिया की आलोचना की गई, और ये कहा गया कि मेन स्ट्रीम मीडिया इस पूरे मामले पर खामोश है। चैलेंज किया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया को। विक्टिम, एक तरह से ये दिखाया जा रहा है कि विक्टिम बन गए हैं वो, और विक्टिम बन के उन्माद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मेरा ये सवाल है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, ऐसे उन्मादी तत्वों पर लगाम लगाने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही? क्यों नहीं जिम्मेदारी से इनके साथ सख्ती से निपटा जा रहा है? देखिए, सोशल मीडिया की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, अब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा समाज में चला गया है, आज हर एक के हाथ में मोबाइल है, सारे विषय हैं। मेरा ये मानना है कि लंबे समय तक अगर कोई भी उन्मादी बात करेगा या प्रतिक्रियावादी विषय करेगा, तो आज का नौजवान उसको फॉलो नहीं करेगा। आज का नौजवान लॉजिक चाहता है, विषय चाहता है, और लेकिन बहुत सारे राजनीतिक थोड़ा दल बहुत इस समय के लिए चलता है, forces का उसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ममता सोच बनर्जी को जिस फैलाने प्रकार के से लिए। ममता बनर्जी जिस प्रकार से बंगाल में कर रही हैं, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होना चाहिए। और हम तो कभी ये नहीं चाहते कि आप उन्माद फैलाकर देश के माहौल को खराब करो। आपको देश में एक लॉजिकल तरीके से विकास के रास्ते पे समन्वयवादी तरीके से संवेदनशील समाज का निर्माण करने के लिए काम करना चाहिए। मेरा एक सवाल है कि अगर आप लोग ये मानते हैं कि विकासवादी तरीके से और लॉजिकल तरीके से संवेदनशीलता से इसको निपटना है, तो आपके साथ जो सोशल मीडिया पे लोग हैं, वो लोग क्यों इस तरह के चीजें फैला रहे हैं? कभी भी बीजेपी का एक भी ऑफिशियल ट्वीट या बीजेपी की कोई भी बात मुझे बताइए जो बहुत सारे ऑफिशियली आपके करी हो। बहुत सारे समर्थक और बहुत सारे अनाम समर्थक जो तरह तरह के मीडिया में लिखते रहे सोशल मीडिया पे, उसमें से कुछ उदाहरण अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ। अनुपम खेर जी, उनका एक ट्वीट आया, आई विल हम्बली रिक्वेस्ट ऑल प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टू गो टू मालदा एंड लेट द होल कंट्री नो what actually happened there. तो इसके अलावा राष्ट्रीय हिंदू, सिख से सिक्युलर बनाया उन्होंने। सिक्युलर मीडिया हैज टर्न
into a blind spectator on Malda riots where police station hijacked and Hindus being targeted. इस तरह के जो और इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसमें। इसमें तो बहुत अच्छी लैंग्वेज है। आई हम्बली रिक्वेस्ट, तो विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करिए। अगर मान लीजिए मेन मीडिया कोई काम, मेन मीडिया पे इस तरह के हमले करके दर्शाना क्या चाहते हैं? क्या विनम्रता पूर्वक प्रार्थना भी नहीं कर सकते मेन मीडिया से? भूपेंद्र जी का मतलब एक फायदा है और एक थोड़ा सा उनका एडवांटेज है हम लोगों के मुकाबले कि बहुत मुंह से बात करते हैं। आप किसी मुंह को पकड़ लीजिए, वो बोलेगा मैं तो नहीं बोला, तो वो कौन बोलेगा? अच्छा, आरएसएस का जिम्मेदारी नहीं लेगा, ये वीएचपी का जिम्मेदारी नहीं लेगा, बजरंग दल का जिम्मेदारी नहीं लेगा, हिंदू वीर, राष्ट्र हिंदू, इनका कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। लेकिन इनके चट्टे बट्टे हैं, सब कोई जानते हैं। बसु जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ कम्युनिस्ट पार्टी की प्रेरणा से, कम्युनिस्ट पार्टी की प्रेरणा से 24 नक्सलवादी संगठन चलते हैं, आप उनकी जिम्मेदारी लोगे क्या? तो आप बताइए ना। कमलेश तिवारी को मैं जानता नहीं, आप ओन करने से मना मैं करते कैसे जानूं? मेरे को पता ही नहीं कमलेश तिवारी कौन है। हिंदू महासभा का मेंबर जिसके बयान पर इतना हंगामा हो गया, पता नहीं है, वो अरेस्ट हुआ है, वो आप बता रहे हैं। कमलेश तिवारी कौन से भाजपा, वो कोई हमारी पार्टी से संबंधित नहीं है। राम सेना के बारे में पता नहीं। लेकिन नीलोत्पल बसु, नीलोत्पल दादा और हमारे सरकार साहब, आज जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को कह रही थी कि वहां फेक करेंसी का विषय है, उनको शासन का प्रोटेक्शन है, आज हमारे कांग्रेस के साथी ने सही बताया है। पहले उनको प्रोटेक्शन कम्युनिस्ट पार्टी से था, अब टीएमसी से है। आज स्थिति कांग्रेस ने स्पष्ट करी है। सोशल मीडिया पर मैं एक बात कहना चाहता हूं। जरा इनकी बात सुन ले, इसके बाद आपके पास आते हैं। ये आपने ही कहा था, पहले प्रोटेक्शन कम्युनिस्ट का था और अब उनको प्रोटेक्शन टीएमसी का। यही भारतीय जनता पार्टी का। और मैं अमृता जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरोकार के माध्यम से देश के सामने एक सच आया। नहीं, एक चीज आपने, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, सरोकार के माध्यम से जो सच सामने आ रहा है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करके दिखाइए। अमृता जी, मैं किसी का अंदर में घुसना नहीं चाहता हूं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं बीजेपी का पास से। मैं एक चैनल में था, आपका सिद्धार्थ सिन्हा जी उसमें था, उन्होंने ऐसा सिद्धार्थ सिंह जी ने, उन्होंने हिंदू मुसलमान उधर दंगा। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, मैं तो बंगाल का हूं, आप तो आपका फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का अंदर में है। मेरे को एक चीज बताइए तो, जे आज सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया बात नहीं कर रहा है, क्यों? उनका एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक नेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और बाकी जो हम ट्विटर में कुछ में मैं बोल दे सकता हूं, मैं इनकार भी कर सकता हूं। आज जो ये हर जगह में आप लोग कैंप बना के आरएसएस पहुंच जाता है, उधर स्टेशन पर गया, अब जरूर जा सकता है। आज जब माओवादी का बात बोल रहे हो, माओवादी जब किसी को खत्म कर देता है, छत्तीसगढ़ में मेरा 30 आदमी को मार दिया, प्रेसिडेंट इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, आपने कहां कौन जाएगा में, कोई किधर इतना सोल्जर मर रहा है, कहां आरएसएस कहां कैंप बनाया, कहां गया है? एक्चुअली बीजेपी देश के लिए, अभी मद्रास देश के लिए, देखिए देश के लिए आप लोग अच्छा बात बोलने दीजिए। आप लोग ऐसा अच्छा बात अभी करने लगा। आपका ये एक केमिस्ट्री पीछे छुपा हुआ है, जिसमें चुनाव जब आता है ऐसा कोई दंगा का बात बोल के उधर सिंपली गुंडागर्दी था, उसको क्यों आप कम्युनल और हिंदू का बात बोल रहे हो? जी, आप संक्षेप में बोलिए, फिर मैं ऑडियंस के पास जाना चाहती हूं। जो आपका सवाल था उससे हम पूरी तरह भटक गए। सवाल जो था आपका वो सोशल मीडिया का था, और सोशल मीडिया को प्रॉपरली एनालाइज करना चाहिए। और उसके अंदर आपको ये लगेगा कि दरअसल 3 तरह के लोग होते हैं सोशल मीडिया में, और जो मीडिया रिसर्च है वो बहुत सालों से ये बात बताती चली आ रही है। एक तरह है जो कि ऑफिशियल आपके ट्वीट्स हैं, दूसरा लेवल जो है जो कि आपके ऑक्सिलरी संगठन है उनके ट्वीट्स हैं, और तीसरे जो है अननोन एंटिटीज हैं। अब आप अननोन एंटिटीज ढेरों बना सकते हैं, जिसका फायदा जो है वो आपको ऊपर के लेवल पर होता है। तो जो निपुणदा कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि बहुत सारे मुंह होते हैं, और यही बात जरूरी है। इसीलिए जो हमारी सेक्युलर कॉम्युनल बाइनरी का प्रॉब्लम यही है कि आप संघ परिवार कह के अलग हो जाते हैं। संघ परिवार नाम की कोई चीज नहीं है। संघ परिवार को बिखेर कर देखिए और फिर देखिए कि एक संगठन दरअसल दूसरे संगठन को वैचारिक तौर पर कैसे सपोर्ट करता है। जी, मैं सवाल लेती हूं और मैं चाहती हूं कि जिसका भी सवाल पहले मौलाना साहब से है वो पहला सवाल कर ले। मौलाना साहब से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ जी कि मौलाना साहब ये आप बताओ कि ये जो वहाँ पे गरीबी है, क्या वो इंडिया से है या उसका पीछे बांग्लादेश से उसका रीजन है? पूरे देश में गरीबी है, सिर्फ बंगाल में गरीबी नहीं है। वहाँ पे जितने भी बांग्लादेश है, वहाँ पे बॉर्डर इतनी इजी है, जो कोई भी आदमी इस बॉर्डर से इस पार उस पार बहुत आसानी से आ सकता है।
क्योंकि बांग्लादेश में जो गरीबी है वो इंडिया में बहुत अच्छी तरह से सुख संपदा ज्यादा है, और इंडिया में सुख संपदा को देखते हुए बांग्लादेश जितने गरीब है वो इंडिया में आ जाते हैं, और इंडिया पे और लोग इंडिया को लोग के सवाल गरीब क्या कहते पूछना चाहते हैं आप? हैं। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि हमेशा मुस्लिम समुदाय के मुस्लिम समुदाय का जो गौ मांस और जितनी चीजें हैं वो चुनाव से पहले ही क्यों आता है, और उसमें मुसलमान संगठन इतना एक्टिव क्यों हो जाता है और हिंदू संगठन में इतना एक्टिव क्यों हो जाता है? जी उससे मौलाना साहब पहले क्यों जवाब नहीं? दीजिए। आप बताइए ना, ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर को क्रॉस कौन करता है? बॉर्डर में जो सिक्योरिटी फोर्स खड़ी है वो किस काम के लिए खड़ी है? हमारा जो डिफेंस है वो क्यों है? आज आप पठानकोट पे हमला हो गया, डिफेंस क्या कर रही थी वहां पर? यकीनन हमारे डिफेंस में लैप्स है, यकीनन हम पैसे में बिक जाते हैं, हम रुपये में बिक कर किसी को देश के अंदर आने दे देते हैं, हंगामा करवा देते हैं। तो हम क्यों किसी टेररिस्ट को देश के अंदर आने दें? हमारा इतना बॉर्डर इतना कमजोर क्यों है? हमारा बॉर्डर इतना कमजोर क्यों? कश्मीर में भी यही होता है। देखिए, करप्ट चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हम सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर देश का कोई भी बागी है, दुश्मन है, तो हम उसको नहीं बख्शेंगे, हम नहीं, उसे लेकिन माफ नहीं सवाल करेंगे। यहाँ पर हम उसको इनका पसंद ये नहीं था करेंगे। कि जब चुनाव का वक्त आता है तभी ये अति सक्रियता क्यों नजर आती है, और वो सक्रियता भी अगर अपने समुदाय के गरीबी को दूर करने के लिए या मुश्किलों को दूर करने के लिए होती तो बात समझ में आती। ये इस तरह का गेम खेला जाता है। अब आप देखिए, अब मैं आसनसोल खुद गया था, मगर आपको मालूम नहीं कि तमाम बिहार से क्रिमिनल घुस के ममता बनर्जी के कैंडिडेट को हरा दिया गया। मैम, मेरा क्वेश्चन मौलाना साहब से, मौलाना साहब आपको कमलेश तिवारी के बारे में वहाँ जाकर बताना चाहिए था कि वो 1 महीने से हिरासत में है, लेकिन आप वहाँ पर जाकर भी टीएमसी का प्रचार कर रहे हैं, और आपको यहाँ पर भी आपको एक निष्पक्ष बात रखनी चाहिए थी, लेकिन आप यहाँ पर भी टीएमसी के प्रवक्ता की हैसियत से बोल रहे हैं। मुसलमानों से मैंने कहा कि अब हो गया, खत्म करो, इंसल्ट ऑफ द प्रॉफिट का सजा उसको मिल गया है। लेकिन देखिए, इसको सियासी लोग भड़काते हैं, फिर भी हमारी बात को माना और ठंडा हो गया। ममता जी ने हमसे कहा कि बरकती साहब, दिस इज द प्योर रिलीजियस मैटर, सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। मौलाना साहब, आपने सवाल नहीं सुना टू मुस्लिम कम्युनिटी, जोर से बोलिए। मौलाना साहब, आप ममता जी के इतने क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? ममता जी आप स्पोक पर्सन थोड़ी हैं यहाँ पे टीएमसी के। आई एम सेइंग एज ए शाही इमाम ऑफ वेस्ट बंगाल, नॉट सपोर्टिंग एनी पर्सन, बट रियलिटी दिस के आरएसएस इज नॉट गुड फॉर इंडिया। का नहीं हो ना, आरएसएस मुल्क को बर्बाद न कर दे, इसलिए कह रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो फिर साबित कर दिया वो तृणमूल के साथ है, बोल रहा है हम तो हुकूमत करने जस्ट वाले हैं। मिनट, एक जरा सी गैदरिंग हुई तो आप लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर सके। अगर 10-15 लाख आदमी मुसलमान बाहर निकलेंगे तो व्हाट हैपेंड? गुलाम अली का जो प्रोग्राम हुआ वो कम्युनल हार्मोनी नहीं था। गुलाम अली का जो प्रोग्राम हुआ इंडोर स्टेडियम में, वो कम्युनल हार्मोनी नहीं था, उसके खिलाफ भी लोगों ने आवाज उठाई। गुलाम अली को क्यों भगा दिया गया? मैं यहाँ आप ये बताइए। कहना चाहता हूँ कि 67 साल में हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो समस्या है, वो सबसे बड़ी समस्या ये है कि इतने सम्मान्य लोग उनका राजनीतिक वोट बैंक बनाकर किसी राजनीतिक पार्टी को सौंप करके आते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने एक बार ये नहीं कहा है कि मालदा की गरीबी के लिए क्या होना चाहिए। उन्होंने एक बार ये नहीं कहा है कि मालदा के नौजवानों के रोजगार के लिए क्या होना चाहिए। उन्होंने एक बार ये नहीं कहा है कि मालदा में सभी समुदायों में शांति विश्वास बहाल हो, इसके लिए क्या होना चाहिए। यही तो विडंबना है कि वो और मोहरे इससे बन बड़ी जाते बात हैं वो और यहाँ पर इधर बैठकर कह रहे हैं कि सांप्रदायिक गुलाम खेल अली होता की गजल होनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री को क्यों नहीं कहा जी। कि आप मालदा में जाइए और लोगों के दुख दर्द और आंसू पहुंच के आइए, गुलाम अली की गजल हम बाद में सुन लेंगे। जी। वो 1 हफ्ते बाद सुनी जा सकती थी, सुनिए, लेकिन इसका समाधान अभी तुरंत करना चाहिए था। साल में 600 लोग चाय बगीचे में मजदूर भूखे मर गए, और ये पिछले 1 साल में 100 से ज्यादा फेस्टिवल सरकारी खर्चा में वो किए हैं। मतलब ये लोग देख रहा है कि वो बरकती साहब जो भी दावा करे कि क्या स्थिति है बंगाल के अंदर। तो इसीलिए मैं हिलाल साहब से एकदम बिल्कुल मतलब सहमत हूँ
कि देखिए मुसलमान भी तो मजदूर है, जी। किसान है, खेती का जो संकट है पूरे देश में, बंगाल में भी वो आत्महत्या कर रहा है, उसमें मुसलमान किसान भी है। जो रोजमर्रा के जीवन के संकट है लेकिन उसमें मिलकर विडंबना लड़ना सबसे था। ज्यादा है, ये वोट बैंक करके राजनीति कर रहे हैं। सवाल है कि एक बार मेरे को- समाज के अंदर, वो मुसलमान समाज के अंदर भी वो आवाजें उठनी चाहिए। और जो नहीं उठ रही हो तो साफ दिख रहा है। नहीं, मैं यहाँ एक मैं चीज- सवाल ले लेती हूँ भूपेंद्र जी, सवाल ले अंदर लेते भी हैं। ये हाँ, सवाल उठाने लगे। सवाल ले भूपेंद्र लेते हैं। सर, क्या मालदा बंगाल का ही राज्य है या हिंदुस्तान का एक क्षेत्र है? आप जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, धर्म के ऊपर बने आग पर अपनी रोटियां सेकते हैं, क्या ये सही है? ये एकदम गलत है। आप इसको जरा निष्पक्षता से विचार करिए और अपने दिल पे हाथ रख के विचार करिए। सारी बहस को आप देखिए, ना तो मौलाना साहब गरीब मुसलमान के लिए कह रहे थे और ना ही हमारे निरोत्पल जी और सरकार जी वहाँ बैठे हुए जो उस भीड़ के कारण डरे हुए हिंदू है उसके लिए कह रहे थे। आप आम नागरिक के लिए बात तो करिए। आप आम नागरिक के लिए बात तो ठिकादार करिए बन गया है। ना, ये बात क्यों होम ईमानदारी मिनिस्टर से नहीं कहते गया? हैं क्यों ना चीफ वो बात मिनिस्टर नहीं ईमानदारी गया? से कहते हैं। आप सुनो तो सही, एक पॉजिटिव ना बात सुनते ना हैं। ये लोग ईमानदारी से कह सकते हैं, मिनिस्टर नहीं जा ना रहा है। ये लोग ईमानदारी से कह सकते हैं कि वहाँ का अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति क्यों असुरक्षित है। इन लोगों को कहने की हिम्मत नहीं है। और ना वो ये कह सकते हैं कि मुसलमान गरीब क्यों है। आज तक हिंदुस्तान को, आज तक हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों को, अगर पिछड़ों को वोट बैंक बना करके किसी पार्टी ने धोखा दिया है तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस है। लेकिन सच्चाई क्या है? हाँ, एक छोटा सा आंकड़ा मैं आप आपसे आखिर में आपका रंग दिखाई दिया। सर, एक आंकड़ा दे देते हैं। हाँ। एक छोटा सा आंकड़ा मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूं, तो शायद हमारी बातचीत में ये आरोप प्रत्यारोप से हम आगे की बात कर पाएंगे। ठीक बात। आंकड़ा यह है कि 1992 के बाद से अब तक देश में आधिकारिक तौर पर 89 दंगे हुए हैं। उन 89 दंगों में दो तरह के दंगे हैं। ऐसे दंगे हैं जो कि बहुत छोटे थे और संभाल लिए गए, और दो दंगे ऐसे हैं जो कि बड़े हैं। एक 2002 का दंगा और एक 2013 का मुजफ्फरनगर का दंगा। ये दंगों की जो फ्रिक्वेंसी है वो 34-35 ऐसे दंगे हैं जो कि इलेक्शन के ठीक पहले हुए हैं। ऑर्गेनाइज्ड दंगे हैं। और उन 35 दंगों में आमतौर पर ये देखा गया है कि उन्हीं लोगों को टिकट दिया गया जो कहीं ना कहीं पर इस तरह की भाषा बोल रहे थे। जी, लेकिन क्या आप मानते हैं कि मालदा की हिंसा, मुजफ्फरनगर की हिंसा और 2002 की हिंसा ये सब एक समान थे? नहीं, मैं कभी इस आप तरह ये- नहीं, ये मैं कहना शुरू से चाहते नहीं, हैं? मैं सिर्फ एक पैटर्न बता रहा हूँ। हाँ। और मैंने शुरुआत में ये कहा कि जहां भी कहीं पर हिंसक घटना घटती है वो उसके स्थानीय कारकों से ज्यादा प्रभावित होती है, और बाद में जब वो हमारे तक आती है तब हम उसको नई परिभाषाओं के साथ साबित करने की कोशिश करते हैं। उसमें होता क्या है कि उसके बाद आप टिकट देते हैं और एक जो है पोलराइजेशन का माहौल बन जाता है, और उस पोलराइजेशन के उसका बाद में उदाहरण सामने है, मुजफ्फरनगर का उदाहरण सामने है। खास तरह लोग की सब पार्टीज जानते को, हैं। चाहे वो बीजेपी हो, एसपी हो, कांग्रेस हो, खास तरह की पार्टीज के लोगों को उन स्थानीय जगहों पर मदद मिलती है। जी, अगला सवाल लेते हैं। सर, मेरा सवाल बीजेपी स्पोक्सपर्सन से ये है कि अगर मालदा में जो राइट हुआ इससे वोट बैंक बनता है टीएमसी का, तो बीजेपी को फ़र्क पड़ रहा है, तो ये बड़ा सवाल नहीं है बीजेपी के लिए कि आप कितने सेक्युलर हैं? एक कम्युनिटी अगर आपको फ़र्क पड़ रहा है आप इस राइट से और उनका वोट नहीं, बैंक TMC को जा रहा है। मालदा का जो प्रश्न है जिसको सभी देखिए, यहाँ सभी पार्टियों के लोगों ने एक विषय कहा है कि मालदा में लंबे समय से फेक करेंसी का, अफीम की खेती का, घुसपैठ का एक विषय था, जिसको इवन मौलाना साहब ने भी कहा है कि विदेश से आते हैं। जब ये भीड़ इकट्ठी हुई तो राज्य सरकार का जो कानून व्यवस्था, जो सीआईडी डिपार्टमेंट है, वो फेल रहा। 2 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है, पुलिस थाने पे हमला करती है, एसडीएम ऑफिस पे हमला करती है, और वहाँ रहने वाले जो भी समाज के लोग हैं, अब इसको हिंदू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक कुछ भी कहिए, उनको राज्य सरकार कोई मदद नहीं दे रही। हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि एक राजनीतिक दल के नाते वहाँ शांति समिति से मिलकर के सारे समाज के अंदर एक कॉन्फिडेंस का माहौल दिया जाए, उसको भी भूपेंद्र जी, टीएमसी एक अलाउ सवाल नहीं मैं करें। करूं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बंगाल में इस समय कानून और व्यवस्था की स्थिति फेल हो गई है, जी। और ये भी दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, है कि भूपेंद्र जी- कम्युनिस्ट कांग्रेस पे, कांग्रेस कम्युनिस्ट पे, और दोनों मिलकर टीएमसी पे आरोप लगा रहे भूपेंद्र हैं। जी, आम आदमी की चिंता कोई मेरा नहीं एक कर रहा। सवाल है, सुनिए। आम आप आदमी ये चिंता हम मानने लोग कर लगे रहे हैं, हैं, क्योंकि आप आम ये लोग मान रहे चिंता में है। हैं, मेरी बात सुन लीजिए, आप ये मान रहे हैं कि जो मालदा में हुआ वो कानून व्यवस्था का मामला था, वो सांप्रदायिक मामला नहीं था। आप ये आज स्वीकार कर रहे हैं? मैं आपको क्योंकि आप निश्चित रूप से बार-बार कहता हूं, जाली कह रहा हूं। नोट का मामला, आप अफीम का ये तो मामला है। और बांग्लादेश का ये तो मामला है। बता रहे हैं। आप इसका मतलब वहाँ पे सांप्रदायिकता का तो कोई सांप्रदायिकता मामला था टीएमसी नहीं। फैला रही है। था
सांप्रदायिकता की तरफ टीएमसी ले जा रही है, जो आप मौलाना को ला आप करके लोग नहीं ले जो जा रहे। जो नहीं, जो नहीं, मौलाना नहीं, जी को ला only करके BJP doing this. जो नजरीन पे वो टीएमसी कर रही है, आप लोग नहीं कर रहे ये हैं। लोग कर रहे हैं, कांग्रेस और टीएमसी कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। कुछ दिन पहला टीएमसी का खिलाफ में बीजेपी का जो स्टेट गवर्नमेंट का खिलाफ में लॉ एंड ऑर्डर वायोलेशन एक प्रोग्राम था मालदा में। उन्होंने वो लॉ एंड ऑर्डर वायोलेशन करने के लिए जो आपका प्रोग्राम था, और 2-3 स्टेट में था, उधर आप लोग कितना गाड़ी भंगा है, कितना आपका आदमी अरेस्ट हुआ था, 6 आदमी अरेस्ट हुआ था, नेक्स्ट दिन उसका बेल मिला, आपको पता है, पता कर लीजिए। अरे आप इतना बता दीजिए ना, मालदा में एक बार भी आपने लोगों का कॉन्फिडेंस देने के लिए जो वहां के अल्पसंख्यक है वहां शांति मार्च अरे किया एक चीज बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ना, किया वो क्या? डेवलपमेंट का सॉइल है, आपने गरीब कुछ भी जरूर नहीं है, किया। सारा हिंदुस्तान में है। आप लोग पूछिए क्यों सवाल करा रहे हो? नहीं, सवाल नहीं है, सवाल नहीं है। और मैं अच्छा सिर्फ से एक बोल रहे हो। टिप्पणी करना चाहता हूँ। हाँ। आप जिस तरह से भाजपा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। वो बहुत ही सुलझा हुआ और सही तरीका है, धन्यवाद। लेकिन आप ये नहीं इस बात को इनकार कर सकते कि जिस तरह संबित पात्रा लगातार कश्मीर और मालदा जैसी घटनाओं पर बोलते रहे हैं, जैसे पार्टी के और लोगों ने भी कई बार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर मालदा की घटना को इस तरह से रखा है, मुझे नहीं लगता कि आप जो बात कह रहे हैं और वो जो बात कह रहे हैं वो एक ही है, उसमें बहुत फर्क है। मेरा ये मानना आप है, सुलझे हुए नेता हैं, नहीं नहीं इसलिए आप उसको नहीं, मेरा बेहतर तरीके मेरा से ये रख मानना पा रहे है हैं। कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी एक बहुत बड़ी दूरदृष्टि और विजन के साथ इस देश को एक नई संचार और क्रांति की ओर ले जाना चाहते हैं। चाहे वो आम आदमी के जनधन से लेकर फसल आखिरी बीमा सवाल। तक हो, वो सब धर्म से ऊपर उठकर देश के विकास की तस्वीर को पेश दादरी कर भी रहे हैं, चलता गरीब और रहेगा, पिछड़े ये के भी चलता विकास की रहेगा। कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल इसीलिए ये इस लड़की घटना से भी लेना चाहती हूँ। होगा ये आखिरी सवाल। टीएमसी के राज में हुई है, सर, ये आखिरी सवाल। तृणमूल ने करी है। आखिरी सवाल। मेरा सवाल सभी से है। साध्वी प्राची ने अभी थोड़े दिन पहले पठानकोट हमला होने के बाद ही तुरंत उन्होंने कहा था कि जितने भी फोर्स में मोमडन ऑफिसर्स हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या ऐसे बयान देने पे उनके उन्हें खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? उन पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अब वो तो उत्तर प्रदेश में बयान दिया, उत्तर प्रदेश सरकार में तो उधर उनकी- उत्तर प्रदेश वो आपकी पार्टी की नेता उत्तर प्रदेश है। भारत का हमारी तो पार्टी के हिस्सा है। नेता। आप देखिए, लोग को- मैं आपको आप एक बात ये कहना चाहता क्या हूँ, बोल रहे हैं आप तो कम से कम खूब छोड़ा। राज्यसभा मैं- में मैं मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको एक बात कहना चाह रहा सदन हूँ, में बात करते हैं, माइनॉरिटी संबंधी बात मैं तो हर आपको एक जगह बात में कहना होती चाह है। रहा हूँ, कोई हर भी सवाल आदमी पे सरकार कोई भी दखल आदमी दे सकती अगर अतिरेकी बयान देता है, कोई किसी भी व्यक्ति का अगर अतिरेकी बयान होता है तो संबंधित राज्यों का ये विषय होता है। लेकिन मेरा खुद का ये मानना है कि अतिरेकी बयान नहीं होने चाहिए, किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं नहीं होने है। चाहिए, लेकिन और हमारी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के किसी भी वरिष्ठ नेता के द्वारा इस प्रकार का कोई बयान नहीं दिया गया आपके है। वरिष्ठ क्या नेता है यहाँ भाई? कहते- नहीं, यहाँ तक अमृता कहते जी, हैं क्या बोल रहे कि हैं? जो अमृता हमारी जी, बात नहीं किसने मानता दिया? उसको पाकिस्तान चले जाना किसने चाहिए। दिया? नहीं, ये तो हुआ। दूसरा किसने है दिया? कि भारतीय जनता पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता ने नहीं दिया है। अतिरेक वाली मुझे बात बताइए। है। एक मिनट भूपेंद्र जी, अतिरेक वाली बात जब सवाल उठती है संसद के अंदर और मांगा जाता है कि प्रधानमंत्री जी बयान दे के सबको आश्वस्त करे, वो खामोश रहते हैं और वो बोल रहे हैं कि उसके ऊपर उठ के अभी आरएसएस से बयान कभी ये आया नहीं कहा है गया। इस देश के अंदर प्रधानमंत्री जी सेक्युलरिज्म के का कोई जरूरत प्रधानमंत्री जी नहीं है। की मैं एक बात कहना चाहता हूँ। वो राष्ट्रपति बाकायदा भवन आने का बात किया। मेरा आज नौजवानों से एक निवेदन है, और सबको लेकर चलने का बात आप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के मन की बात को आप हमेशा सुनिए, आपको भारत के पार्लियामेंट विजन की और तस्वीर उसमें राष्ट्रपति मिलेगी। भवन अच्छा, सुनने का मैं बाद एक मन की आखिरी बात होता सवाल है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे भारत के पूछना विजन चाहती की हूँ। तस्वीर आपको उसमें मिलेगी। मैं खुद उसका अनुकरण दादरी करता मिलेगा, हूँ दादरी और मुझे मिलेगा। लगता है कि देश में एक इसके अंदर सकारात्मक संकट ऊर्जा, है। आप उनके विषय को एक बार सुनिए, फिर मेरे से बहस करिए। जो विकासवादी बातें हो रही हैं इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश में एक और विमर्श है, वो है सामाजिक न्याय का विमर्श। जी। और सामाजिक न्याय के विमर्श की बात अगर आप करेंगे तो आपको अल्पसंख्यकों की बात मुसलमान के तौर पर करनी पड़ेगी, आपको आदिवासी और दलित की बात उसकी कम्युनिटी का नाम लेकर करनी पड़ेगी। ये अंधा विकासवाद के मैं 125 करोड़ रुपए का 125 करोड़ लोगों का नुमाइंदा हूं, सच्चाई नहीं है। चलेगा। सच्चाई सामाजिक है। न्याय के विमर्श भूपेंद्र पर जी, भी बात सच्चाई करनी है पड़ेगी। कि हमारे अभी देश जो में दंगा हो रहा है ये तो एक साथ दलित मैं विरोधी मेरी भी है। सामाजिक न्याय के मामले मैं पर मेरी पार्टी प्रधानमंत्री मैं आम तौर पर हरियाणा चुप में रहे क्या हैं। हुआ? अरे हरियाणा में क्या हुआ? आपने जो विषय बच्चा कहा को है, क्यों जला दिया? आपने जो विषय कहा है, मैं एक बहुत स्पष्टता के साथ बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्य बनता है उसको 5 निष्ठाएं लेनी पड़ती है, उसमें एक निष्ठा
समरसता मूलक सामाजिक अरे न्याय कोई की बात है, थोड़ी ये हमारी पार्टी की निष्ठा का है, वो प्रश्न है। अलग बात है। मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। हमारे देश की सच्चाई है कि हमारा देश सार्वजनिक क्षेत्र में आचरण क्या है उससे तो तय होगा। आचरण वाली बात। हमारे किताब में देश सब में अच्छा बात लिख के रखो। हमारे आचरण में ये सारा है। हम दंगा एक करना व्यवहार चाहते हैं। है, एक सिद्धांत है। ये व्यवहार और कौन सिद्धांत बोलता का है कि हम फर्क यहाँ पे दलित के साफ देखने को खिलाफ है? मिलता है राजनीतिक वर्ग में। लेकिन मेरा एक सवाल है, आप सत्ता में हैं, आप कह रहे हैं कि हमने सर्वधर्म समभाव के तहत अपनी सरकार चलाने का एक निष्ठा ली है, लेकिन ये सच्चाई है कि हमारे देश में जाति, धर्म, भाषा, अर्थ, इन तमाम लेवल पे डिफरेंसेस हैं और ये सभी लोग जानते हैं, स्वीकार करते हैं। क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इन कॉन्ट्राडिक्शंस को मैनेज करे और लोगों को अंदर वो भरोसा जगाए कि वो सबके साथ है, जिसकी तरफ इन्होंने इशारा किया? क्यों ऐसा लोगों के अंदर ये भावना पैदा हो रही है कि सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है? क्यों लोगों के अंदर ये भावना पैदा हो रही है कि हम डर के रहें या हम अपनी ताकत दिखाएं? ऐसा क्यों हो रहा है? अमृता जी, मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि पिछले 1.5 वर्ष में सरकार में आने के बाद हमारी सरकार ने अपनी नीतियों में हमेशा आर्थिक समायोजन को प्राथमिकता दी है और हम ये जानते हैं कि इस देश में सब समस्याओं का मूल गरीबी उन्मूलन में है और वही हमारे प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों की प्रतिबद्धता है। इसलिए उन्होंने खामोश रहता है। देख जब लेंगे अभी अत्याचार बजट होता है है ना उन्होंने खामोश होता है कि आर्थिक आज गैर कोई बराबरी। आदमी मर जाता है फिर प्रधानमंत्री का शुभंकर जी, एक मिनट आखिरी हम comment। बोल रहे हैं ये बजट सत्र आ रहा है ना, तो देखेंगे कि आंकड़ा लेके, सरकारी आंकड़ा लेके कि आर्थिक प्रतिबद्धता कितनी दिखती है? ये आर्थिक दो इसके बाद एक सरोकार कार्यक्रम करिए। आर्थिक गैर समाज के प्रति आर्थिक एक प्रतिबद्धता कितनी दिखती है और सामाजिक न्याय के प्रति आपकी प्रतिबद्धता कितनी दिखती है? इसका अभी इसका मतलब इसका रूप सामने आना बाकी है। फिलहाल इस चर्चा को मैं यहीं पे खत्म करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपका भी शुक्रिया। नमस्कार।